गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं एक छोटा सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स ओशियन इंग्लिश मीडियम, केवल इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। चैनल का नाम याद रखेंगे बच्चों, फिजिक्स ओशियन इंग्लिश मीडियम। बेटे इसके पहले हमारा एक चैनल और चल रहा है जिसका नाम है फिजिक्स ओशियन हिंदी मीडियम। दोनों पर सेम कंटेंट आपको मिलेगा, हिंदी मीडियम वाले चैनल पर हिंदी लैंग्वेज में और इंग्लिश मीडियम वाले चैनल पर इंग्लिश लैंग्वेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटे। मैं आशीष चौहान और आज स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th के लिए, फिर करेंगे क्लास 11th के लिए, फिर 10th के लिए, 9th के लिए। धीरे धीरे सब चीजें सारी क्लासें कवर होती जाएंगी। जो कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा या जो कंटेंट आपको दिया जाएगा उस कंटेंट में आपको एनसीईआरटी प्लस नीट और प्लस आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस लेवल तक के सभी सिलेबस को अच्छे अच्छे कंसेप्ट से कराया जाना है। तो चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th के लिए। देखिए जो फर्स्ट बुक है, क्लास 12th में जो फर्स्ट बुक आप स्टडी करेंगे उसमें आपको स्टडी जो करनी है बेटे वो करनी है किसकी, चार्ज की। फर्स्ट जो बुक है उसमें आपको स्टडी करनी है ओनली चार्ज। चार्ज जब रेस्ट में है तो कैसे बिहेव करने वाला है, चार्ज जब मोशन में है तो कैसे बिहेव करने वाला है। अब यहां पर आपको एक बात ध्यान रखना है बेटा कि जो फर्स्ट बुक है उसमें जो भी कुछ स्टडी कर रहे हैं उस कंप्लीट को आप कह देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब फर्स्ट बुक जो भी कुछ है वो सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। कुछ चैप्टर में आप पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ रेस्ट चार्ज और कुछ चैप्टर में पढ़ेंगे आप प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग चार्ज। बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखिए बच्चों, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक बिग ब्रांच है फिजिक्स की, बहुत बड़ी ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं रेस्ट चार्ज की और जिसके अंदर स्टडी कर रहे हैं मूविंग चार्ज की। तो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which study property of rest। रेस्ट को यार स्टैटिक भी कह देते हैं, चार्ज एंड मूविंग चार्ज। क्लियर हुआ? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग चार्ज एंड रेस्ट चार्ज। जब चार्ज रेस्ट में है तो कैसे बिहेव करने वाला है और जब चार्ज मोशन में है तो कैसे बिहेव करने वाला है। अब यार ये बहुत बड़ी ब्रांच है तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहले पार्ट को कह दिया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और बच्चा दूसरे पार्ट को कह दिया गया इलेक्ट्रो डायनामिक। आपको यह रिमेंबर रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, डायनामिक मतलब चलता हुआ। तो यहां जो स्टडी करेंगे स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज और यहां जो बच्चों स्टडी करेंगे स्टडी ऑफ मूविंग चार्ज। एक मिनट देखते हैं, दिखाई दे रहा है नहीं दिखा रहा आपको? वेरी गुड। अब यहां बच्चों समझिए, जो स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज है उसमें आपको पढ़ना है कूलॉम्स लॉ। इसके साथ साथ आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके साथ साथ आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैसे तो बेटा एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम की कोई भी चीज फिजिक्स में एक्सप्लेन नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, चलो वो स्टडी इसके बारे में डिस्कस वहीं पे करेंगे जब आएगा। एक पढ़ेंगे आप कैपेसिटर और इसके साथ एक पढ़ेंगे आप गॉस थ्योरम। तो ये तो बेटे आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब इधर आ जाइए, यहां पर आप पढ़ेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक
करंट, इसके बाद पढ़ेंगे आप मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म के साथ पढ़ेंगे आप ईएमआई, इलेक्ट्रोमोटिव इंडक्शन, और इसके बाद पढ़ेंगे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ईएमडब्ल्यू। तो ये सब चीजें आप पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, और ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो पहले हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, उसके बाद स्टडी करेंगे हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एनसीईआरटी के 2 चैप्टर मिलने वाले हैं आपको, पहला और दूसरा। क्लियर? तो बेटे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी कीजिए फटाफट। हो गया बच्चों? हाँ यार, यहाँ एक चीज हो रही है, एसी अल्टरनेटिंग करंट। चलिए हमें इरेज कर देते हैं इसे। अब टॉपिक डालिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अरे यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखिए बच्चों, तो चैप्टर नंबर 1 है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। किस में आ रहा है बेटे? ये आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच, देखिए मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी किसी करने वाले हैं, रेस्ट चार्ज की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी प्रॉपर्टी ऑफ रेस्ट चार्ज, जो चार्ज रुका हुआ हो, एक जगह खड़ा हो, जिसकी पोजीशन चेंज ना हो रही हो। तो क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स यार न्यूमेरिकल भी हम आपको सारे कंसेप्ट टू कंसेप्ट करा के चलेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। जितने भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो बड़े बड़े अच्छे अच्छे कोचिंग्स पर मिलता है। दूसरा, आप अपने सेल्फ नोट्स बनाते चले, ठीक है, और कुछ 2-4-5 दिन में आपको डिस्कशन बॉक्स में लिंक मिल जाया करेगा, वहीं से आप अपने नोट्स को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी प्रॉपर्टी ऑफ रेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या हो गई? फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर आप स्टडी करने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ रेस्ट चार्ज की। अब बच्चों यहां समझो जरा फटाफट, इधर हमारा जो नेचर है, मतलब जो कंप्लीट यूनिवर्स है, जो कंप्लीट यूनिवर्स है वो 2 चीजों से मिलकर बना है। पहला मैटर और दूसरा है बेटा रेडिएशन। पहला क्या है? मैटर है, और दूसरा क्या है? रेडिएशन। अब देखिए मैटर का मतलब क्या है? मैटर हमेशा अपने पास 2 प्रॉपर्टी रखता है। मैटर के पास, समझिए बाद में करेंगे प्रॉपर्टी की बात, मैटर के पास शेप होती है एक पर्टिकुलर, मैटर के पास एनर्जी है, मैटर के पास मोमेंटम है, शेप होती है, एनर्जी होती है, मोमेंटम होता है, और मैटर के पास बच्चा वॉल्यूम भी है। ये जो रेडिएशन है इसके पास वेवलेंथ होती है, जो रेडिएशन है उसके पास वाइब्रेशन होती है, रेडिएशन के पास एनर्जी होती है, रेडिएशन के पास फ्रीक्वेंसी होती है। या रेडिएशन के पास ना तो शेप होती है, ना मोमेंटम होता है, ना वॉल्यूम होता है। क्लियर? अब समझो यहां पे, तो जो रेडिएशन है, रेडिएशन का मतलब है वन टाइप ऑफ वेव। तो कंप्लीट यूनिवर्स में 2 ही चीजें आपको मिलने वाली हैं, या तो मैटर मिलने वाला है या आपको रेडिएशन मिलने वाली है। जो कुछ भी है यूनिवर्स के अंदर ये 2 ही चीजें हैं, मैटर और रेडिएशन। रेडिएशन की स्टडी आपको नहीं करनी है, हमें यहां किसकी स्टडी करनी है? मैटर की। अब मैटर की स्टडी किसी करनी है? देखो बेटे ऐसा होता है कि मैटर हैव 2 प्रॉपर्टी।
मैटर दो प्रॉपर्टी रखती है, पहली मास और दूसरी इलेक्ट्रिक चार्ज। अब एक बात आप यहां पे नोट कर लीजिएगा कि बार बार हम इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं करेंगे, जब भी कहेंगे आप चार्ज कह देंगे तो आप समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कशन चल रहा है। चाहे बेटा मास हो चाहे बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज हो, दोनों की दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक मतलब लास्ट प्रॉपर्टी है। लास्ट मतलब कैन नॉट एक्सप्लेन, इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते यार। सबसे लास्ट में जो प्रॉपर्टी मिलेगी मैटर के अंदर वो दो मिलने वाली है, मास और इलेक्ट्रिक चार्ज। अब है क्या, मास के बारे में हमने 11th क्लास में स्टडी किया है, तो मास के बारे में यहां स्टडी हम नहीं करेंगे। अब स्टडी किसके बारे में करने वाले हैं, केवल इलेक्ट्रिक चार्ज के। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो एक बात तो क्लियर हुई कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। करती क्या है, विच क्रिएट इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, तो क्या लिखेंगे, चलिए बाद में देखते हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए आप। क्लियर, फटाफट नोट कीजिए बच्चों, हो गया। चलिए इरेज कर देते हैं इसे। तो अब स्टडी करने वाले हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। देखिए बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो हेडिंग डालिए अब आप, इलेक्ट्रिक चार्ज। समझिए बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, या तो क्लियर होगी चाहे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या हुआ, हाँ सिंबल देखिए इसका क्या है, इसका सिंबल या तो कैपिटल क्यू ले लीजिएगा और कुछ स्मॉल क्यू भी ले सकते हैं, चाहे तो आप कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट कर दो चाहे स्मॉल क्यू से। इसकी जो एसआई यूनिट है कूलम, और इसे सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बार बार कूलम लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके जो डायमेंशन है, डायमेंशन सब बच्चे समझते होंगे, वो है बच्चा 80, और इसके ये क्या है बेटे, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब समझो बेटे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो गया बेटा, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगी किसकी, मैटर की, जो क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को। आइए इधर बेटे, इलेक्ट्रिक चार्ज टू टाइप्स, नंबर पहला होता है पॉजिटिव, बार बार पॉजिटिव के लिए इस सिंबल को रिप्रेजेंट ले सकते हैं, मतलब इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं पॉजिटिव चार्ज को। दूसरा होता है निगेटिव चार्ज, यार निगेटिव चार्ज को भी आप इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पॉजिटिव के लिए ये और निगेटिव के लिए ये। अब समझिए, लाइक चार्ज ऑन प्रोटॉन। आपको याद होगा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटॉमिक मॉडल है, उसमें क्या बताया जाता है, जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी मैटर हैं, वो सभी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हैं। पार्टिकल के अंदर, पार्टिकल एटम से मिलकर बने हैं। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो एटम के पास केवल तीन चीजें होती हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन चार्ज लेस होता है,
प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव। जितना प्रोटॉन पर पॉजिटिव होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव हुआ। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन क्यूपी प्लस के 1.6 इंटू 10⁻⁹ सी मतलब कूलम्ब। ऐसे ही लाइक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मतलब क्यूई माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब। अब यहां पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो लाइक चार्ज है, जो सेम नेचर के चार्ज हैं, वो आपस में एक दूसरे को रिपल करेंगे, और जो अपोजिट नेचर के चार्ज है मतलब अनलाइक चार्ज है, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां एक नोट पॉइंट बना के आप लिख लीजिए बच्चा। पहला, लाइक चार्ज मतलब सेम नेचर चार्ज, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव, रिपल ईच अदर। सेकंड पा जाइए, अनलाइक चार्ज मतलब अपोजिट नेचर चार्ज। अपोजिट नेचर मतलब, सॉरी बेटा इसे दोबारा लिख देते हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है यार। पॉजिटिव निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर। जो सेम नेचर के होंगे वो आपस में रिपल करेंगे मतलब दूर भेजेंगे, और जो अपोजिट नेचर के होंगे वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ये हो गया चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन। चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, जिसके जो क्या करता है, क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और मैग्नेटिक इफेक्ट को। नोट कीजिए बच्चों फटाफट जल्दी से। हो गया बच्चों? चलिए रेस कर देते हैं इसको। अब आपको बताते हैं बेटा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देखिए बेटा, मोस्टली जो यूज होती है वो तो ऐसा यूनिट होती है, पर कुछ यूनिट्स है जो यूज हो जाती है कहीं कहीं, मतलब आपको पता होना चाहिए। मोस्टली जो यूज होने वाली है वो कौन सी यूनिट यूज होने वाली है? एसआई। और एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम्ब। समझिए, यूनिट ऑफ चार्ज बच्चों, पहला देखिए ऐसा यूनिट, या इसे ए लिख लीजिएगा। ऐसा यूनिट याद रखेंगे कुछ नहीं है, कूलम्ब। आपको मैंने पहले भी लिखा दी, रिप्रेजेंट कर देंगे आप सी से, ठीक। उसके बाद आती है सीजीएस यूनिट। सीजीएस में इसकी यूनिट को लेते हैं स्टैट कूलम्ब, या इसे कह देते हैं इलेक्ट्रो सॉरी ईएसयू। ईएसयू मतलब इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, फुल फॉर्म ईएसयू की। अब यार याद रखेंगे, एक कूलम्ब में 3 इंटू 10⁹ ईएसयू होते हैं। क्लियर? ये सारे रिलेशन आपको याद होने चाहिए। आगे आ जाइए, सी। इसकी एक बिग यूनिट होती है ईएमयू। यार इसको है ना, चलिए छोड़िए इसे, इसका मतलब है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। एक ईएमयू में 10 कूलम्ब होते हैं। क्लियर? एक यूनिट और होती है प्रैक्टिकल यूनिट। यार प्रैक्टिकल यूनिट में हम इसको लेते हैं फैराडे, नहीं फैराडे नहीं लेंगे बेटा, सॉरी, एम्पियर हावर्स। क्या लेते हैं? एम्पियर आवर्स। और आपको रिमेंबर रखना है कि एक एम्पियर हावर्स में
3600 कूलम। एक यूनिट और होती है वेरी बिग यूनिट, उसे लेते हैं फैराडे। और याद रखना बच्चा, एक फैराडे में 96,500 कूलम होते। मोस्टली तो आपको वैसे 3 याद रखनी है, बस पता सब होना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, नोट कीजिए। कहीं भी कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं उसका सॉल्यूशन आपको 100% दूंगा। क्लियर है? सब बच्चे नोट्स बनाते चले, नोट कीजिए। हो गया बच्चों? चलिए अब हेडिंग डालिए, डिफरेंस बिटवीन द मास एंड चार्ज। डिफरेंस बिटवीन द मास एंड चार्ज। देखिए, एंड चार्ज। इससे पहले डिफरेंस को समझने से पहले दोनों का डिफरेंस मतलब थोड़ा सा कुछ समझ लीजिएगा। देखिए, टेबल बना लेते हैं। इधर आ गया इलेक्ट्रॉन, फिर आ गया प्रोटॉन, और फिर आ गया न्यूट्रॉन। यहां पे आ गया इसका चार्ज, और यहां पे आ गया इनका मास। देखो बेटे, जो प्रोटॉन का चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, देखिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही प्रोटॉन पे होता है। दोनों के नेचर अपोजिट होते हैं, पर मैग्नीट्यूड कैसा होता है बच्चों? सेम होता है। आइए, इस पे जो चार्ज होता है न्यूट्रॉन पर, ये 0 होता है, मतलब ये चार्जलेस है। इधर आइए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन भी अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन के मास के इक्वल ही होता है। अब समझिए, अगर हमें एक एटम से दूसरे एटम पर 3 पार्टिकल को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे, या हम प्रोटॉन को ट्रांसफर करेंगे, या हम न्यूट्रॉन को करेंगे। अब समझो बच्चों, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो इतना चार्ज ट्रांसफर होगा, इतना मास ट्रांसफर होगा। अगर मैंने प्रोटॉन को ट्रांसफर किया तो इतना चार्ज ट्रांसफर होगा और इतना मास ट्रांसफर होगा। और अगर मैंने न्यूट्रॉन को ट्रांसफर किया तो बेटे चार्ज तो ट्रांसफर होगा नहीं, बट मास ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसका मतलब जो चार्ज है, जो मास है, वो हमेशा अपने साथ किसको लाता है? चार्ज जो है वो हमेशा अपने साथ किसको लाएगा? चार्ज हमेशा मास को लाएगा। देखो बेटे, चार्ज या चाहे प्रोटॉन ट्रांसफर हो, चाहे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, चाहे प्रोटॉन ट्रांसफर हो, हमेशा इसके साथ कौन आने वाला है? मास। बट अगर न्यूट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो मास तो आएगा पर चार्ज नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? चार्ज हमेशा मास के साथ आता है, बट मास चार्ज के साथ आए ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है। तो क्या लिखेंगे? चार्ज ऑलवेज कम विद मास, बट चार्ज तो हमेशा किसके साथ आ रहा है बच्चों? मास के। बट मास डज नॉट ऑलवेज कम विद चार्ज, बट mass does not always come with charge। क्योंकि देखिए, जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा तो मास आएगा, पर मास का ट्रांसफर होगा तो चार्ज। देखिए, न्यूट्रॉन का अगर ट्रांसफर हुआ तो मास तो आएगा, चार्ज नहीं आएगा। तो ये लाइन आपको याद रखनी है, चार्ज ऑलवेज कम विद मास, बट मास डज नॉट ऑलवेज कम विद चार्ज। क्लियर? तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया चार्ज और मास का। तो मतलब मास आना है
तो चार्ज आ सकता भी है और नहीं भी सकता है। बट अगर चार्ज ट्रांसफर होगा, चार्ज आएगा, तो वो हमेशा किसके साथ आने वाला है? वो मास के साथ आने वाला है। अब इधर बेटे दो लाइन खींच लीजिएगा, एक तरफ लिख दीजिएगा चार्ज और एक में लिख दीजिएगा मास। अब दोनों का डिफरेंस समझिए। पहली बात, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। चार्ज टू टाइप का होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और, बट बेटे मास क्या याद रखेंगे आप? ऑलवेज पॉजिटिव। मास हमेशा कैसा होने वाला है? हमेशा पॉजिटिव होने वाला है। चार्ज क्रिएट, अट्रैक्ट और रिपल बोथ टाइप ऑफ फोर्स। चार्ज जो है वो दोनों टाइप के फोर्स को क्रिएट कर देता है, बट मास ऑलवेज क्रिएट या जनरेट लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अट्रैक्ट फोर्स। मास हमेशा किसको क्रिएट करने वाला है? अट्रैक्ट फोर्स को। तीसरी बात समझिए बेटे, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन। चार्ज मोशन से, मतलब चार्ज पर मोशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बॉडी रेस्ट में है या बॉडी मोशन में है, उस पर चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। बट मास ऑलवेज डिपेंड अपॉन द मोशन। मास हमेशा किस पे डिपेंड करता है? मास हमेशा मोशन पे डिपेंड करता है। मूविंग बॉडी का मास रेस्ट बॉडी के मास से हमेशा ज्यादा होगा। यह मैं भी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। अभी आप केवल इतना ध्यान रखें, मास ऑफ मूविंग बॉडी इज मोर देन मास ऑफ रेस्ट बॉडी। दोनों के भी मैं आपको एग्जांपल करा रहा हूं, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि चार्ज इंडिपेंडेंट क्यों होता है मोशन से और मास क्यों डिपेंडेंट होता है मोशन पर। मूविंग बॉडी का मास हमेशा रेस्ट बॉडी के मास से क्यों ज्यादा होता है। नोट कीजिए। हो गया बच्चों? चलिए देखिए बेटे, इसके एग्जांपल समझ लीजिए आप कि चार्ज मास पे डिपेंड, चार्ज स्पीड या मोशन पे डिपेंड क्यों नहीं करता, और बेटे जो मास है वो डिपेंड क्यों करता है। तो पहले मैं एग्जांपल आपको चार्ज का बता रहा हूं। एग्जांपल ऑफ चार्ज। देखिए, आपने एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में स्टडी किया होगा कि एवरी पार्टिकल मेड स्मॉल एटम, और जो एटम होता है उसके अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के जो अराउंड मूव करते हैं वो करते हैं इलेक्ट्रॉन। किस में करते हैं? ऑर्बिट में। और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन चार्ज लेस होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो न्यूक्लियस कैसा हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज माना जाता है। देखिए, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस याद रखेंगे हमेशा वाइब्रेट होता रहता, इस रेस्ट में नहीं होता, स्टैटिक नहीं होता। क्या करता है? वाइब्रेट होता रहता है। और ये कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। इसके अराउंड कौन मूव कर रहे हैं? इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन यार टू टाइप के मोशन करता है, एक तो ऑर्बिटल मोशन होता है और दूसरा स्पिन मोशन करता है। अब आपको यहां रिमेंबर क्या रखना है? मैंने कहा चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मोशन या चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड। तो यहां आप समझिए बेटे, देखिए जो ऑर्बिटल है उसकी कोई ना कोई रेडियस होगी। अगर आपके पास किसी ऑर्बिटल की रेडियस अप्रोक्सीमेटली 50 pm है, मतलब 50 पिकोमीटर है,
तो आपको याद रखना है 50 पिकोमीटर का मतलब, पीएम का मतलब हो गया 50 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। इसमें जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है अप्रोक्स 2 इंटू 10⁻6 मीटर होती है। कितनी होती है? अप्रोक्स 2 इंटू 10⁻6 मीटर। तो अगर बच्चों देखिए नॉर्मल कंडीशन क्या होती है, नॉर्मली जो एटम होता है, एटम न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब है नेट चार्ज जीरो। नेट चार्ज जीरो का मतलब न्यूट्रॉन पर तो चार्ज होता नहीं है, किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू निगेटिव चार्ज। अब मेरी बात को ध्यान से समझेंगे आप। अगर मोशन पर चार्ज का इफेक्ट, सॉरी चार्ज पर, अगर चार्ज पर मोशन का इफेक्ट पड़ता, अगर चार्ज पर मोशन का इफेक्ट पड़ता तो यार थोड़ा बहुत चार्ज तो ये भी चेंज होता। इसका मोशन तो बहुत तेज है, तो इस जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, वो भी चेंज हो जाता। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में इक्वल नहीं रहते। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल नहीं रहते तो नेट चार्ज जीरो नहीं होता। तो जो थ्योरी, जो कंसेप्ट हम पकड़ के चलते हैं, जो पढ़ रहे हैं कि नॉर्मली एटम न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल का मतलब नेट चार्ज जीरो होता है, तो नॉर्मली एटम न्यूट्रल नहीं रह पाता। और जो पीछे सारे कंसेप्ट पढ़े हैं वो सारे के सारे कैसे हो जाते? वो रॉन्ग हो जाते। तो याद रखेंगे इसी रीजन से चार्ज पर मोशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब समझते हैं बेटे मास पे कैसे पड़ता है। नोट कर लीजिए से फटाफट, पॉज करके कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यार देखो, वीडियो सभी कंसेप्ट को अच्छे से बताने के लिए थोड़ी लंबी हो सकती है, तो ये तो होनी है बेटा। अगर कंसेप्ट को अच्छे तरीके से पूरा कंप्लीटली बताया जाएगा तो बेटा थोड़ा सा लेंदी तो होनी है। ठीक, चलिए अब एग्जाम्पल किसके लिए? ऑफ मास। मास को समझिए यार। देखो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग मूविंग मास m इज इक्वल टू m नोट। बेटे आइंस्टीन ने दिया था फॉर्मूला, ये थ्योरी किसने दी थी? आइंस्टीन ने। तो यहां इसके अकॉर्डिंग ये आपके पास होता है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये रेस्ट मास, ये स्पीड ऑफ बॉडी या मास मान लीजिए, और ये बेटा आराम से, सॉरी वेरी सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कह लो या वैक्यूम कह लो। ठीक, समझिए। अब मान लीजिए कोई बॉडी है, इसका रेस्ट मास m नोट है, और हमने इसे v स्पीड से मूव करा दिया। देखिए जब क्वांटम फिजिक्स के अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत ही माइनर पार्टिकल के बारे में स्टडी करनी है, जिनकी जो स्पीड होती है बहुत तेज होती है। जिनकी स्पीड, जैसे भी आपको पता है इलेक्ट्रॉन की स्पीड 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड हो सकती है, किसमें? 50 पिकोमीटर के रेडियस वाले ऑर्बिट में। तो इसका मतलब 2 इंटू 10⁻6 हो सकती है। तो यार किसी रेयर केस में 3 इंटू 10⁸ भी तो हो सकती है। तो मान लीजिए कोई पार्टिकल है, माइनर पार्टिकल होगा, और उसकी स्पीड 3 इंटू 10⁻, मतलब मे भी पॉसिबल कर सकते हैं आप। ठीक, अब ये मत पूछना कैसे कर सकते हैं, हो सकती है बेटा। चलो एज्यूम कर लिया हमने कि हाँ मान लीजिए इतनी स्पीड है। अब समझो अगर स्पीड इतनी है तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट, यार ये वैल्यू सी के इक्वल हो गई। तो इसका मतलब बी अपॉन सी इज इक्वल टू 1, क्योंकि बी और सी का इक्वल वैल्यू है। रेशियो निकालोगे तो 1, इसका मतलब 1 माइनस 1 का स्क्वायर, इसका मतलब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 0, इसका मतलब 0। तो अगर मैं m की वैल्यू को फाइंड आउट करूं तो m नोट अपॉन 0 करेंगे तो क्या होगा? इन्फिनिटी। नॉट एक्सप्लेन, नॉट डिफाइंड। यार इन्फिनिटी तो बहुत लार्ज नंबर होता है,
जिसको आप डिफाइन ना कर सकते हो, जिसको एक्सप्लेन ना कर सकते हो। तो इसका मतलब मास कैसा हो गया, इसे थोड़ी बेटे नॉट डिफाइन लिखो। मतलब अब अगर किसी बॉडी की स्पीड लाइट की एयर या वैक्यूम में स्पीड के इक्वल हो जाएगी तो उसका मास तो इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब मास बहुत ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये वाली बात समझ में आई आपको? तो इसका मतलब जो मोटिव बॉडी, यार ये तो हमने मैक्सिमम रख लिया भाई, इससे थोड़ा बहुत कम हो। जैसे इलेक्ट्रॉन का मास 50 पिकोमीटर की 50 पिकोमीटर रेडियस के ऑर्बिट में भी आपको बताया 2 × 10⁶ मीटर पर सेकंड होगा, तो मतलब अप्रोक्स वैल्यू बढ़ेगी, कभी भी घटेगी नहीं। कैलकुलेशन आप करेंगे, देखिए यहां अगर आपने इक्वल कर दिया तो कितना हो गया, इन्फिनिटी, मतलब बहुत ज्यादा होगा, जिससे आप मेजर भी नहीं कर सकते। थोड़ा सा यार कम रखोगे तो मतलब थोड़ा इन्फिनिटी से कम आ जाएगा, पर उससे वैल्यू तो ज्यादा होगी। इतनी बात आपको समझ में आई प्रैक्टिकली? तो आपको क्या याद रखना है कि मास ऑफ द मूविंग बॉडी इज ऑलवेज ग्रेटर देन या मोर देन द मास ऑफ द रेस्ट बॉडी। जो मूविंग बॉडी होगी उसका मास हमेशा ज्यादा होगा, रेस्ट बॉडी का मास हमेशा कम होगा। देखिए अगर मैं स्टैटिक पोजीशन में हूं, रेस्ट में हूं, तो मेरा मास कम है, अगर मैं चल रहा हूं तो मेरा मास ज्यादा है। बट होता क्या है कि हम यार इतनी स्पीड से नहीं चल पाते जितनी स्पीड से माइनर पार्टिकल चल पाते हैं, जितनी स्पीड से क्वांटम फिजिक्स के पार्टिकल चल पाते हैं। जब क्वांटम में अप्रोच करेंगे तो पार्टिकल की स्पीड बहुत ज्यादा हो सकती है, तो वहां पर नहीं चल पाते। क्लियर? तो इसलिए बेटे सॉरी, वहां पर चल जाते हैं, तो इसलिए वहां पर ये चीजें फील होती है। नॉर्मल जो क्लासिकल फिजिक्स है उसमें ये चीजें फील नहीं होती है। नोट कीजिए फटाफट, जल्दी कीजिए। चलिए बच्चों, हो गया, इरेज कर देते हैं। समझ में आ रहा है सबको? ठीक। यार कहीं भी दिक्कत लगी तो बताएंगे आप लोग, अगर कुछ इंप्रूवमेंट करना होगा तो वो हम करेंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन कई बार मालूम किया जाता है और पता भी आपको होना चाहिए। एक क्वेश्चन लिखिए, देखिए, ट्रांसफर ऑफ चार्ज ऑलवेज डन बाय इलेक्ट्रॉन नॉट ए प्रोटॉन। भाई चार्ज का ट्रांसफर हमेशा एक एटम से दूसरे एटम पर या एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन के फॉर्मेट में किया जाता है, फॉर्म में किया जाता है, प्रोटॉन के फॉर्म में नहीं किया जाता। यार चार्ज तो प्रोटॉन पर भी है, तो उससे क्यों नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन से क्यों करते हैं? तो ये क्वेश्चन है, समझिए बेटे क्या है इसका सॉल्यूशन। देखिए इसके लिए आप जाएंगे दोनों के मास पर। देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg होता है और मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻27 kg होता है। जब मैं रेशियो निकालूंगा, नाउ वी गेट मास ऑफ प्रोटॉन रेशियो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1.67 × 10⁻27 अपॉन 9.1 × 10⁻31। जब कैलकुलेशन करके लाएंगे तो अप्रोक्स 1835 आएगा। यार जो बुक्स है ना उसमें 1837 लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ है? 1837। कोई प्रॉब्लम नहीं, अप्रोक्स हम इसे 1837 लिख लेते हैं। किसमें? बुक्स, फ्रॉम बुक। कोई इतना ज्यादा रेशियो, कोई डिफरेंस नहीं है। तो MP अपॉन ME इज इक्वल टू अप्रोक्स 1837। तो मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्स मोर देन 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब प्रोटॉन इज ऑलवेज हैवियर 1837 टाइम्स कंपेयर दैट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन हैवियर होता है किसकी कंपेयर में? इलेक्ट्रॉन की कंपेयर में। इसीलिए देखिए बेटे, अगर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमें करना होगा तो कितनी एनर्जी, जो मान लीजिए 1 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो देखिए चार्ज दोनों पे सेम है, जितना चार्ज प्रोटॉन पे है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है। ये बात क्लियर हुई? जब दोनों पे चार्ज सेम है, सेम चार्ज को ट्रांसफर करने में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में 1 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो उतने ही चार्ज के लिए प्रोटॉन को ट्रांसफर करने में 1837 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो नाउ दैट क्लियर, प्रोटॉन इज हैवियर
1837 times of mass of proton is more than 1837 times of mass of electron. So now transfer of charge in always done by electron, not a proton. Clear? समझ में आया आप लोगों को? चलिए, तो बेटे आज के लेक्चर को हम यही खत्म करते हैं। इससे अगले लेक्चर जो आएगा उसमें आपको पढ़ाया जाएगा बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज की कौन कौन सी बेसिक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल चार्ज है, चार्ज का क्वांटाइजेशन है, ठीक, चार्ज का पॉजिटिव नेगेटिव, बहुत सारी चीजें आपको उसमें स्टडी कराई जाएंगी। तो आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, पढ़ते रहिएगा, नोट कीजिए बेटा।